दोस्तों, जब 1947 में ये देश आज़ाद हुआ है 14-15 अगस्त की रात को, उस दिन महात्मा गांधी दिल्ली नहीं आए थे। वो दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल में एक जगह पर बैठे अनशन कर रहे थे। क्या आपको पता है जब ये देश आज़ाद हुआ उस रात को नेहरू जी सर पर हाथ रख के बैठे हुए थे, उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। दोस्तों, क्या आपको पता है जिस दिन ये देश आज़ाद हुआ 14-15 अगस्त की रात को, वो दिन एक इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से रमजान का दिन था। तो नमस्कार जी, मेरा नाम है अमोघ और आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं और अननोन फैक्ट्स जो आपको नहीं पता है उनको जानने वाले हैं और विस्तार पूर्वक मैं बताने वाला हूँ ये देश कैसे आज़ाद हुआ, उस दिन क्या क्या हुआ था जब आज़ाद भारत की पहली सुबह, तो वो सुबह कैसी थी। दोस्तों, तारीख है 3 जून की, वर्ष है 1947। जो इस देश के पहले गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ब्रिटिश संसद में एक बात उठाते हैं, एक मुद्दा उठाते हैं कि भारत पाकिस्तान को जल्द से जल्द अलग करो। लेकिन क्यों? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इतनी ज़्यादा हिंसाएं हो रही थी, लोग परेशान थे, लोग मारे जा रहे थे, हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़े जा रहे थे। तो पहले आज़ादी मिलनी थी 1948 में, लेकिन इसी कारणवश 1947 में भारत को आज़ाद किया गया। 18 जुलाई 1947 का दिन आता है। इस दिन ब्रिटिश संसद की तरफ से भारत को आज़ादी देने के लिए एक्ट बनाया जाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसकी तारीख थी 15 अगस्त को, जिसको आज़ाद करना था। 18 तारीख को ये फैसला होता है, 18 जुलाई को 15 अगस्त को देश को आज़ादी मिलनी है। पाकिस्तान, चूंकि होता क्या है, जो बंगाल का इलाका है, जो नीचे का इलाका है, वो भारत में दिल्ली से 30 मिनट आगे चलता है। ठीक है, आप लोगों को एक बात जान के थोड़ा शॉक्ड होंगे या बहुत लोगों की बात पता होगी, अगर दिल्ली में 6:30 बजे के आसपास सूर्य अस्त होते हैं तो कलकत्ता में ये चीज़ 6 बजे हो जाती है, सब 4:45 बजे, थोड़ा वहाँ का टाइम फास्ट चलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से पाकिस्तान का हिस्सा था पूर्वी बंगाल जो था, बाद में बांग्लादेश बन गया, तो पूर्वी बंगाल में जल्दी टाइम थोड़ा फास्ट था, जल्दी शाम होती थी, इसलिए पाकिस्तान ने बोला मैं 14 अगस्त को मनाऊंगा। उसका दूसरा कारण यह था कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनको दोनों जगह उपस्थित रहना था। कराची में भी पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची की बनाई गई थी। दोस्तों, 18 तारीख को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत 15 अगस्त को भारत को आज़ादी देने का फुल एंड फाइनल हो चुका था ब्रिटिश संसद की तरफ से। ठीक है, ये भी फाइनल हो गया था कि जो वॉइस रॉय बनने वाले हैं, जो लॉर्ड माउंटबेटन है, उनको गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। इसके लिए भी भारत से ही अपील की गई थी। दूसरा कारण ये था कि एक सॉफ्ट डिसीजन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उनका ये मानना था कि अगर एकदम से पूरा भारत खाली कर देंगे, छोड़ देंगे, तो जो वर्ल्ड में मैसेज जाएगा वो खराब जाएगा, वो ब्रिटिश छवि खराब होगी। ठीक है, इसलिए वो चाहता कि धीरे से एकदम से हो जाए, इसलिए गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं आज़ाद भारत के लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद 1948 में वो यहाँ से जाते हैं। अब आते हैं 14 अगस्त पे। कराची सज रहा है, कराची में तैयारियां चल रही, कराची में दिवाली मनाई जा रही है सुबह से, और लॉर्ड माउंटबेटन को कराची पहुंचना था क्योंकि वहां पर जिन्ना को शपथ दिलानी थी। ऐसा ही होता है, लॉर्ड माउंटबेटन सबसे पहले कराची जाते हैं, वहाँ पर जिन्ना को शपथ दिलाते हैं, उनको भी वहाँ गवर्नर जनरल बनाते हैं। क्योंकि चक्कर ये था, भारत पाकिस्तान दोनों ही चाहते थे कि माउंटबेटन उनके यहाँ गवर्नर जनरल बन जाए। ठीक है, लेकिन वो बनते भारत में, जिन्ना थोड़ा ज़्यादा होशियार थे, जिन्ना बोलते मैं बन जाऊँगा गवर्नर जनरल, तो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल जिन्ना बन जाते हैं। उसके बाद में शपथ दिलाने के बाद में कराची से लॉर्ड माउंटबेटन तुरंत दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। शाम तक वो दिल्ली आते हैं। अब थोड़े कुछ घंटे बीतते हैं, उसके बाद अब शाम का समय 9 बजे के आसपास का, जगह है प्रधानमंत्री आवास, जहाँ पर नेहरू जी के साथ साथ इंदिरा जी के साथ साथ फिरोज गांधी, ये सभी लोग बैठे हुए हैं, साथ में 1-2 लोग और थे खाने की टेबल पे। तुरंत एक टेलीफोन बजता है, नेहरू जी जाते हैं, टेलीफोन से बात करते हैं, कुछ बात होती है, वो वहाँ से आकर खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं और वो अपना मुंह हाथों से ढक लेते हैं, ऐसे करके। मुंह ढकने के बाद में फेस से पूरी हवाइयाँ उड़ी थी, परेशान लग रहे थे नेहरू जी। इंदिरा गांधी बगल में थी, इंदिरा गांधी पूछती हैं क्या हुआ। नेहरू जी बोलते हैं आज मुझे आज़ाद भारत के लिए शपथ लेना है, आज इंडिया इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है 15 अगस्त के दिन। भारत में भी दिल्ली में शाम से ही तैयारियां चल रही, 14 अगस्त से ही लोग सड़कों पे थे, लोग जश्न मना रहे थे, भारी बारिश हो रही थी उस दिन। और जब नेहरू जी से ये बात इंदिरा गांधी पूछती हैं कि आप परेशान क्यों लग रहे हैं इतना, तो वो बताते हैं कि लाहौर में जो पाकिस्तान की नई नवेली सरकार है, उसने हिंदुओं का और जो सिख हैं उनका पानी बंद कर दिया है, उनको पानी नहीं मिल रहा, और जो अपनी बस्तियों से बाहर निकल पानी लेने जा रहे हैं उनको काटा मारा जा रहा है। सोचो, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और 14 अगस्त की शाम को ही हिंदुओं के साथ ये कर रहा था। तो ऐसा गिरा हुआ देश है पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद खैर आगे बढ़ते हैं, खाना पीना होता है, नेहरू जी परेशान हैं, लेकिन खैर वो भाषण देने के लिए उनको जाना ही था क्योंकि रात में उनकी स्पीच होने वाली थी। बहुत फेमस स्पीच है जिसको 20वीं सदी की एक मोस्ट पावरफुल स्पीच माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में
रात का थोड़ा समय बीतता है, 10 सवा 10 के करीब वो संसद भवन में पहुंचते हैं। दोस्तों, उस दिन संसद भवन के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में बहुत सारे राजनेता बैठे हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बैठे हुए हैं, साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब बैठे हुए हैं, हमारे बाबा साहब, और उनके बाद में और भी बहुत सारे लोग थे। उसमें से सरदार पटेल जी भी एक थे, लौह पुरुष हमारे, और साथ ही साथ सुचेता कपलानी भी बैठी हुई थी, जो बाद में यूपी सीएम बनती हैं। 10 सवा 10 की बात है। अब जो इस सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो इस सभा को शुरुआत करते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत वार्तालाप के बाद सबसे पहले शुरू होता है इल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है एक गीत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी का जो वंदे मातरम है उसको गाया जाता है, सुचिता कपलानी ये गाती हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात को कोट करना चाहता हूँ। 1904 में जब ये गाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, इल्लामा इकबाल ने। ठीक है, उसके बाद 1930 में एक इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। उस अधिवेशन में सबसे पहले ये बात इल्लामा इकबाल ने ही बोली थी कि हिंदुओं का देश अलग होना चाहिए, जो मुसलमान है उनका देश अलग होना चाहिए। अब तक खैर पाकिस्तान का नाम नहीं आया था। मुस्लिमों के देश की सबसे पहली मांग जो उठाई थी वो इल्लामा इकबाल ने ही उठाई थी। खैर अभी हम लोग अपने बात पे वापस आते हैं। जब कृपलानी जी ये दोनों गीत गाती हैं, उसके बाद में फिर जो सबसे फेमस स्पीच है 20वीं सदी की, ठीक है, वो स्पीच नेहरू जी देते हैं, जिसकी लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। अब स्पीच के बाद सेंट्रल हॉल में फिर तिरंगा फहराया जाता है और ब्रिटिश ध्वज को नीचे किया जाता है। उसके बाद में जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं रात के समय में ही संसद भवन के बाद हजारों की भीड़ खड़ी हुई है दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद में फिर खैर थोड़ा टाइम आगे गुजरता है। उसी रात में लॉर्ड माउंटबेटन उनके घर पे, जो उस समय पर राष्ट्रपति भवन में रहते थे, उनके घर जाते हैं। वहाँ पर जाकर एक वो लेटर देते हैं जिसमें ऑफिशियली ये होता है कि आज से इंडिया आज़ाद हो चुका है और अब इस पर इंग्लैंड का कोई अधिकार नहीं है। उस पर साइन लेने होते हैं बेसिकली। वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ पर पार्टी होती है, ठीक है, शैंपेन खुलती हैं, बोतलें खुलती हैं। उसके बाद में खैर थोड़ा बहुत जो भी होता है, वहाँ से नेहरू जी वापस प्रधानमंत्री आवास जाते हैं। वापस आने के बाद चूंकि 15 अगस्त हो ही चुका था, 14 अगस्त बीत गया था, रात के बाद की बात है, 3-4 बजे करीब अपने घर पे वापस आए थे। 2-4 घंटे वेट करते हैं, उसके बाद 8 बजे खैर फिर से ये घर से निकलते हैं। अब इनको पहुँचना है इंडिया गेट के पास में। वहाँ पर एक पार्क में इनको तिरंगा लहराना था। वहाँ पर उम्मीद थी कि 30,000 लोग आएंगे, लेकिन वहाँ पर जो भीड़ होती है वो 5 लाख की भीड़ होती है। 5 लाख लोग जो दिल्ली से ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से इकट्ठा होते हैं और नेहरू जी का पहली बार जो तिरंगा फहराते हैं उसको देखना चाहते हैं। ठीक है, 15 अगस्त को जो तिरंगा फहराया गया था वो इंडिया गेट के बगल में फहराया गया था, ना कि लाल किले पर। लाल किले पर कब फहराया गया मैं ये आगे बताऊंगा। वहाँ पर एक घटना होती है। होता ये है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी हैं, ठीक है, पमेला, जिनकी उम्र 18 साल होती है, वो भी वहाँ पर जाती है अपने पिता के साथ में। लेकिन होता क्या, इतनी भीड़ होती है तो मंच पर जा ही नहीं पा रहे थे। तो नेहरू जी उन्हें इशारा करते हैं कि तुम लोगों के ऊपर से निकल आओ, लोग तुम्हें आने देंगे, लोग तुम्हें रोकेंगे नहीं ऊपर से आने से। फिर पमेला बताती हैं कि वो अपनी सैंडल उतारती हैं, क्योंकि सैंडल उनकी हील वाली थी, हील लोगों को लग सकती थी। ठीक है, वो अपनी सैंडल हाथ में लेती हैं और लोगों के ऊपर से चढ़कर मंच पर पहुंचती हैं। लेकिन जो लॉर्ड माउंटबेटन की बग्घी होती है वो लोगों के बीच से मंच पर नहीं आ पाती है। लॉर्ड माउंटबेटन वहीं चिल्लाते हैं और इशारा करते हैं नेहरू जी से कि आप ध्वज फहराइए। और इस प्रकार से पहली बार लोगों के बीच में ध्वज फहराया जाता है। ये फ्लैग होस्टिंग होती है 5 लाख लोगों के बीच में इंडिया गेट के बगल में। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 16 तारीख को लाल किले पर फिर ध्वज फहराया जाता है, ध्वज होस्टिंग होती है, ठीक है, फ्लैग होस्टिंग होती है। उसके बाद में फिर वहाँ पर नेहरू जी अपना दूसरा भाषण देते हैं। इस प्रकार से 15 अगस्त को लाल किले पर भाषण देने वाली कंडीशन शुरू थी, लेकिन पहली बार भाषण 16 अगस्त को दिया गया था, जो फर्स्ट टाइम दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में 17 अगस्त का दिन आता है। 17 अगस्त को एक था रेड क्लिफ, बहुत लोग इसका नाम जानते होंगे। भाई को इंडिया के बारे में अता पता नहीं, तो नहीं पता था उसको कि टेरेन कैसा है, उसको नहीं पता था कि यहाँ पर माउंटेन कहाँ है, कहाँ पर यहाँ पर माउंटेन नहीं है, वैलीज हैं, उसको कुछ भी आइडिया नहीं था। ठीक है,
वो उसको सिर्फ भारत इसलिए बुलाया गया था कि एक लाइन खींच दे जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर डिवाइड हो सके। सेम ऐसा ही होता है, वो सिर्फ एक लाइन खींच देता है और उस लाइन से भारत पाकिस्तान डिवाइड होता है। उसको अंदाजा ही नहीं था वो कहाँ से लाइन खींचने वाला है, रैंडमली एक लाइन खींची जाती है। उसके बाद में 17 अगस्त को पार्टीशन का दिन आता है। 17 अगस्त को देश में पार्टीशन होता है, और ऐसा पार्टीशन जो लाखों लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देता है। ठीक है, 2 लाख से लेकर 20 लाख लोग मारे जाते हैं। इसके बाद में नहीं कुछ तो 15 से 20 लाख लोग घायल होते हैं। इन सब चीज़ों में 5 से 7 लाख लोग खो जाते हैं, उनका अता ही पता नहीं होता कि ये लोग गए कहाँ। 70,000 से लेकर 1 लाख महिलाओं के साथ में ब्रूटली रेप होता है, उनका पता ही नहीं चलता। लेकिन 15 अगस्त, 16 अगस्त और 17 अगस्त को दिल्ली में धूम मची थी। दिन रात दिए जल रहे थे, दिन रात लाइटें जल रही थी। ठीक है, दिल्ली देखने वाली थी। जो बाहर से पत्रकार आते हैं वो इस चीज़ को कवर करते हैं यहाँ के, और पूरी दुनिया में एक मैसेज आता है। उस दिन से इंडिया इंडिपेंडेंस डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है 15 अगस्त को। हाँ, लेकिन ये चीज़ें सच है कि 14-15 अगस्त की रात को रमज़ान था इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से, और ये भी सच है कि दिल्ली में महात्मा गांधी नहीं थे। नेहरू ने एक पत्र लिखा था महात्मा गांधी को, आप दिल्ली आ जाइए क्योंकि देश आज़ाद होने वाला है। नेहरू जी ने एक बात बोली थी कि मैं बंगाल में बैठा हूँ, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़े जा रहे हैं, यहाँ पर लोग मरे जा रहे हैं। जब तक यहाँ शांति नहीं होती, कलकत्ता में शांति नहीं होती है, तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। और कहते हैं ना उन्होंने भाषण सुना, ना ही उन्होंने रेडियो पे सुना था, ना ही वो जग रहे थे। वो 9 बजे ही सो चुके थे। ठीक है, जहाँ पे वो बंगाल में थे वहीं पर वो सो गए थे 9 बजे। उन्होंने भाषण नहीं सुना है, और उन्होंने आज़ाद भारत की जो पहली सुबह है वो दिल्ली में नहीं देखी थी, वो दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर दूर देखी थी। अब क्या ऐसा रीज़न रहा था कि वो नाखुश थे कोई बात को लेकर, ये तो नहीं पता, लेकिन रियलिटी यही थी। और एक ये भी सच्चाई है कि नेहरू जी भी बहुत दुखी हुए थे 14 अगस्त की रात को, महात्मा गांधी भी बहुत दुखी थे। तो ऐसा कुछ पहला है इंडिपेंडेंस जो सेलिब्रेट किया गया, वो ऐसा सेलिब्रेट किया गया था। लोगों ने बहुत सारे जश्न मनाए थे, लेकिन उस जश्न की आड़ में पंजाब, सिंध पाकिस्तान का, ठीक है, बंगाल और दिल्ली, ये 4 जगह आग लगी थी। लोग जले थे, लोग मारे गए थे, लाखों लोगों के घर बेघर हो गए। ठीक है, 20 लाख लोग थोड़े नहीं होते जिनकी जाने गई, जो मारे गए, जिनके साथ जो नहीं हो सकता लोगों का घर छिन गए लोगों के। एक ये भी सच्चाई है कि भगत सिंह जैसे लोग जो इस देश के लिए मर मिटे, ठीक है, उनका घर आज पाकिस्तान में पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ से यहाँ आ गए। ठीक, बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे कादर खान एक बड़ा नाम है, वो पाकिस्तान में पैदा हुए, बाद में इनको यहाँ आना पड़ा आज़ादी के बाद में। MDS मसाले सबको पता होगा, जो MDS मसाले के जो ओनर थे, ठीक है, वो भी पाकिस्तान के रहने वाले थे। उन्हें आज़ादी के बाद भारत आना पड़ा, अपना काम भारत में डालना पड़ा। वो पहले पाकिस्तान में अपना काम डाल रखे थे। भगत सिंह जैसे लोग जिन्होंने आज़ाद भारत का सपना देखा था, शायद उनका सपना अधूरा रह गया, क्योंकि जिस आज़ाद भारत का सपना उन्होंने देखा था, उस आज़ाद भारत में कभी उनका घर आ ही नहीं पाया, उनका घर पाकिस्तान में पहुंच गया। और हमारा एम ये था कि आपको इस स्टोरी को बता पाएँ। लाखों दर्द की कहानी, खुशियाँ तो आई, लेकिन खुशियों के साथ ऐसा दुख आया। जिनके परिवारों से लोग गए वो आज भी इस चीज़ का दुख मना रहे हैं। खैर, जो लोग देश को आज़ाद कराने में शहीद हुए उनको सशत नमन है, और हमारी तरफ से आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की, स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आपको लगता हो कमेंट करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखना। तो सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के साथ में, कल किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।